Hello friends, welcome back to Differential Academy. In this video we are going to discuss engineering services and GATE previous year series of strength of material. हमने ऑलरेडी पार्ट 1 को डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने स्ट्रेसेस, स्ट्रेन और इनके बेस्ड जितने भी फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं उनको कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रीप, डिफॉर्मेशन और इसके अंदर जितने भी हम क्वेश्चंस हैं लाइक थर्मल स्ट्रेसेस और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टील क्यूब विद ऑल फेसेस फ्री टू डिफॉर्म हैज यंग्स मॉडुलस E and Poisson ratio V and the coefficient of thermal expansion is alpha and the pressure hydrostatic pressure हमें दिया हुआ है, hydrostatic stresses दी गई हैं, developed within the cube within subjected to the uniform increase in temperature। देखिए अब जैसा कि मैं थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में बात करता हूँ, थर्मल स्ट्रेसेस के अंदर हम दो केस पढ़ते हैं कि अगर कोई बार है या अगर कोई हमारा फॉर एग्जांपल हम क्यूब लेते हैं, अगर 3D बॉडी की बात करें, ठीक है। अब इसके लिए हमने कोई टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया है तो कंडीशन फर्स्ट कंडीशन आती है कि अगर ये फ्रीली है दैट मीन्स फ्री टू डिफॉर्म है, ठीक है, और इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है। और सेकंड कंडीशन क्या है, अगर इसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेकंड केस में हम बोलते थे अगर कोई बार है प्रिज्मेटिक और इसके आगे हमने क्या लगा दिया, एक हर्डल लगा दिया है, एच हर्डल है और ये हमारी कोई बार है, ठीक है, जिसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं। अब जैसे जैसे टेम्परेचर को राइज करेंगे तो क्या होगा, इसमें एलोंगेशन आएगा। जैसा कि आप जानते हो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो हमारी बार्स की लेंथ होगी वो इंक्रीज़ होगी और आपकी जो डायामीटर है या फिर अगर बात करें ब्रेथ है और आपकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी स्लाइटली डिक्रीज़ होगी, ठीक है। बट इसमें क्या आपको ध्यान में रखना है, जब हमारी कोई भी चीज़ फ्रीली टू डिफॉर्म है तो उस पर कोई भी नॉर्मल रिएक्शन, हमारा जो रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं डलेगा, बिकॉज हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, स्ट्रेन आएगा, बिकॉज स्ट्रेन होता है आपका चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, बिकॉज यहाँ पे लेंथ भी चेंज हो रहा है, ब्रेथ भी चेंज हो रहा है, तो हमारी तीनों तरह की स्ट्रेन आएगी, चाहे हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे तो आपकी लेटरल स्ट्रेन हो, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल हो, लेटरल हो या फिर आपकी जितने भी डायमेट्रिकल स्ट्रेन हो तो सारी स्ट्रेन आएंगी बट स्ट्रेस जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा बॉडी फ्रीली टू एक्सपैंड है, ठीक है। अगर हम बात करें और सिमिलरली टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी हमारी क्या है, फ्रीली है, तो हमारी स्ट्रेस फॉर टेम्परेचर इंक्रीज हो चाहे टेम्परेचर डिक्रीज हो तो हमारी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ हमें क्या है, हमें पकड़ना है अगर बॉडी फ्रीली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में हमें एक वर्ड को सबसे पहले पकड़ना है। अगर हमें वो वर्ड क्लियर है दैट मीन्स हम इजीली क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। और देखिए गेट का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और SSC JEE ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट करता है और UPPSC वगैरह जितने भी आपके स्टेट आपके एग्जाम हैं जितने भी, वो भी रिपीट करते हैं ऐसे क्वेश्चन को जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। देखिए भारी भरकम डेटा दिया गया है बट एक पार्ट को पकड़ना है जो ऑल फेस है फ्रीली टू डिफॉर्म, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए इजीली आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं अगर रेस्ट्रिक्ट बॉडी है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हम राइज करेंगे तो जब जैसे जैसे बॉडी की लेंथ इंक्रीज होगी तो इस पर एक फोर्स लगाएगी, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंड होना चाहिए तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा हमारा रेस्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से इसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होगी, वो होगी हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। क्योंकि इसको क्या करेगा, ये हमारा इसको कंप्रेस करना चाहेगा तो इसके अगेंस्ट जो स्ट्रेस इंड्यूस होगी वो हमारी कंप्रेसिव होगी। तो आपको याद रखना है इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीज, ठीक है, बॉडी को हीट कर रहे हैं, देन स्ट्रेस जनरेट इज कंप्रेसिव एंड टेम्परेचर इज डिक्रीज, दैट मीन्स बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेगी एंड द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इज टेंसाइल, ठीक है। ये दो फंडामेंटल आपको कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, तो इस पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल हैं आप इजीली टैकल कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्रीप स्ट्रेन। देखिए क्रीप क्या होता है, क्रीप जब कोई भी बॉडी सब्जेक्टेड टू द एक डेड लोड या फिर आपका एक कांस्टेंट लोड से सब्जेक्ट होती है काफ़ी लंबे टाइम के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखते हो जितनी भी हमारी ग्लास शील्ड होती हैं काफ़ी टाइम के बाद जब विंडो का ग्लास होता है, फॉर अगर एग्जांपल हम बोलें वाइट ग्लास है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है, तो वो उसकी जो बॉटम से हल्की सी लेयर क्या हो जाती है, वो थोड़ी सी हमारी क्या हो जाती है, मिल्की हो जाती है। वो मिल्की क्यों हो जाती है, क्योंकि स्लोली वो जो हमारा ग्लास है वो क्या होता है, दिन के टाइम पे वो हल्का सा हीट होता है, वो फ्लो करता है डाउनवर्ड और फिर उसके बाद रात में कूल हो जाता है, ठीक है। तो स्लोली इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है, नीचे नीचे जो हमारी जो ग्लास है उसकी जो हल्की सी थिकनेस भी इंक्रीज होगी प्लस वो मिल्की हो जाएगा, ठीक है। बहुत स्लोएस्ट डिफॉर्मेशन है, बहुत कह सकते हैं बहुत स्लोएस्ट प्रोसेस है। वैसे ही अगर हमारा कोई अगर मटेरियल है उसके ऊपर कोई लोड लग रहा है और वो काफ़ी टाइम के लिए लग रहा है, ठीक है, टाइम इंटरवल हमारा बहुत ज़्यादा है और एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ लोड है, एक पर्टिकुलर लोड है, तो उसकी वजह से डिफॉर्मेशन होगा, धीरे धीरे बॉडी में क्या होगा, डिफॉर्मेशन आने लगेगा और वो बहुत टाइम बाद दिखेगा हमें। तो वैसा डिफॉर्मेशन हमारा होता है क्रीप डिफॉर्मेशन, और इस टाइम की जो लोड होता है उसको बोलते हैं डेड लोड की वजह से होता है। और ये फंक्शन होती है हमारी टाइम का और हमारी होती है कि कौन से टेम्परेचर पे हो रहा है वो, ठीक है।
टाइम डिपेंडेंट भी है और टेम्परेचर भी डिपेंडेंट है, ठीक है। ये जो हमारा सराउंडिंग्स का है और जिससे हम जो सराउंड उसको कर रहा है, जो बॉडी है हमारी पर्टिकुलर जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, बिकॉज क्रीप डिपेंड होता है हमारा डेड लोड पर और इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ये, और टाइम एज वेल एज टेम्परेचर बोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखिए इंजीनियरिंग अगर बात करें हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की, ठीक है, जैसे ये है हमारा स्ट्रेस, यहाँ पर लेते हैं हम स्ट्रेन, ठीक है। अगर हम डक्टाइल मटेरियल के लिए बात करें तो कुछ हमारा फिगर इस तरह का आता है, ठीक है, जहाँ पर ए हमारी होती है प्रोपोर्शनल लिमिट, B is the elastic limit, C is the upper yield point and D is the lower yield point and E हमारा शो करता है अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है, ये हमारी स्ट्रेस शो करती है अल्टीमेट स्ट्रेस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, एंड F इज द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर जहाँ पर हमारी ब्रेकिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा E पॉइंट बताता है हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस को, ठीक है। और तो हमें पूछा गया है द अल्टीमेट स्ट्रेस रेफर्स टू द यील्ड स्ट्रेस है, प्रोपोर्शनल लिमिट है, मैक्सिमम स्ट्रेस है, डी है, ठीक है। तो ऑप्शन इजीली आप देख सकते हो फ्रॉम द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर द डक्टाइल मटेरियल एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इजीली आप देख सकते हो। देखिए गेट में इतना सिंपल क्वेश्चन आया 2017 में, तो एसएससी जेई और आपके स्टेट के जितने भी छोटे एग्जाम है उनकी क्या औकात है इसके सामने, ठीक है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द रिजिड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी। देखिए जो इलास्टिक मॉडुलस होता है जिसको हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉडुलस, या ठीक है, तो ये आप डिनोट करते हो E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। अगर हुक्स लॉ की बात करें, हुक्स लॉ कहता है पर्टिकुलर इलास्टिक लिमिट के अंदर, ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर जो स्ट्रेस होता है वो हमारा स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, उसके बाद हमारी जो लिमिट आती है वो आती है हमारी इलास्टिक लिमिट, जैसा कि अभी मैंने बोला था पहले प्रोपोर्शनल लिमिट आती है जहाँ पर ये कर्व हमारी एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, और उसके बाद A के बाद B आता है, जैसे वहाँ पे हल्का सा स्लाइड कर्व हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा सा कर्व नेचर आ जाता है स्ट्रेट लाइन की बजाय, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट और ए को, और उसको बी को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इलास्टिक लिमिट के बाद हमारी प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लगता है, मटेरियल अपनी पोजीशन को रीगेन नहीं करता, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो रबर है हमारी एक इलास्टिक मटेरियल है, स्टील एक इलास्टिक मटेरियल है, ठीक है। फर्दर इसके बारे में हम डिटेल में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी लेक्चर्स के अंदर, जो कि हम पैरेलली कंटिन्यू आप देख सकते हो, आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे जाके देख सकते हो, और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी प्रोवाइड किया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कंप्लीट रिवीजन, ठीक है, वहाँ से भी देख सकते हो। तो बात करते हैं इलास्टिक हमारी जो मटेरियल है, फॉर एग्जांपल आपके बात करें प्रोपोर्शनल लिमिट के लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है, और बात बोली है हमारी इलास्टिक मॉडुलस ऑफ रिजिड परफेक्टली बॉडी, ठीक है। अब रिजिड बॉडी के लिए अगर हम बात करें तो रिजिड बॉडी के लिए क्या करते हैं, जो हमारा स्ट्रेन हो जाता है वो हो जाता है जीरो, ठीक है। रिजिड बॉडी होगा दैट मीन्स कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, कितना भी लोड लगाएं, ठीक है। रिजिड बॉडी की हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम देखते हैं कि कोई भी बॉडी रिजिड जब उस पर अगर हम लोड लगा रहे हैं और डिफॉर्मेशन हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है, दैट मीन उसका स्ट्रेन वो है जीरो है, ठीक है। तो स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन इज जीरो, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, दैट मीन्स यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द प्लास्टिक सॉलिड या रिजिड परफेक्टली प्लास्टिक सॉलिड इज इन्फिनिटी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अ टेस्ट स्पेसिमेन इज स्ट्रेस स्लाइटली बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट एंड द अनलोडेड एंड इट्स यील्ड स्ट्रेंथ विल बी। देखिए अगर हम बात करें यील्ड पॉइंट के बारे में, जैसा कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम देखते हैं, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे आप देखते हैं कि जो फर्स्ट हमारा आता है हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट, एंड उसके बाद आती है इलास्टिक लिमिट, दैट इज अपर यील्ड पॉइंट, दैट इज लोअर यील्ड पॉइंट, देन उसके बाद अब आपकी अल्टीमेट स्ट्रेस आती है, देन फ्रैक्चर पॉइंट आता है, ठीक है। तो यील्डिंग ये क्या होती है, देखिए जब धीरे धीरे जब हम लोड करते हैं किसी बॉडी को, और लोड के बाद अगर यील्ड पॉइंट तक लोड करने के बाद उसे अनलोड कर देते हैं, तो बॉडी क्या करने लगती है, बॉडी में कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होने लगती है, ठीक है। दो चीज़ें हैं, एक होती है आपकी वर्क हार्डनिंग, एक होती है कोल्ड वर्किंग, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्योरी में। तो हम बात करते हैं अगर कोल्ड वर्किंग की, तो कोल्ड वर्किंग की वजह से जो बॉडी है वो क्या करती है, उसकी यील्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, ठीक है। दैट मीन्स उसकी जो अगर हम बात करें आफ्टर द यील्डिंग, उसकी कर्व जो डिनोट करेंगे वो हम थोड़ी सी स्लाइटली क्या होगी, वो आगे आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें प्रीवियसली जो मटेरियल की जो हमारे यील्ड पॉइंट था, फॉर एग्जांपल ए बी द यील्ड पॉइंट ऑफ फर्स्ट मटेरियल, एंड उसके बाद अनलोड करने के बाद जब ये वापस आपका आएगा, तो उसके बाद जो उसकी यील्डिंग स्ट्रेंथ होगी वो हल्की सी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ कोल्ड वर्किंग, ठीक है, और कोल्ड वर्किंग वजह से इसकी इंक्रीज जाएगी, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन द यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी विल बी इंक्रीज आफ्टर द रिमूवल ऑफ द बॉडी अप टू द यील्ड पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी इन द लीनियरली
हार्डनिंग प्लास्टिक मटेरियल द ट्रू स्ट्रेस बियॉन्ड द इनिशियल यील्डिंग। देखिए लीनियरली इलास्टिक मटेरियल के लिए बोला गया है हमें कि भाई ट्रू स्ट्रेस क्या होती है। तो ट्रू स्ट्रेस इजीली हम देख सकते हैं डिक्रीज लीनियरली विद द ट्रू स्ट्रेन। ठीक है, जो हमारी ट्रू स्ट्रेस होती है, फॉर एग्जांपल ट्रू स्ट्रेस दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा टी, इनिशियल यील्डिंग के बाद जो हमारी क्या करती है, डिक्रीज करती है लीनियरली विद ट्रू स्ट्रेन, जो हमारी मेथड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमें ट्रू स्ट्रेन के लिए यील्डिंग के बाद। ठीक है, आफ्टर द यील्डिंग। तो ये हमारी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आपके सिंपली आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ट्रू स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रू स्ट्रेन बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट। ठीक है, दैट मीन्स कर्व विल बी इजीली लीनियर होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए। क्वेश्चन 7 देखते हैं, द फ्लो स्ट्रेस इन megapascal of the material is given by sigma। देखिए फ्लो स्ट्रेस वी हैव सिग्मा इज इक्वल टू 500 एप्सिलॉन 0.1 वेयर ई इज द ट्रू स्ट्रेन। ई हमारी क्या है, ट्रू स्ट्रेन को डिनोट कर रही है। एंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल इज 200 गीगापास्कल। यंग्स मॉडुलस इज डिनोटेड बाय ई विच इज 200 गीगापास्कल। ठीक है, अगर हम बात करें तो 200 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अ ब्लॉक ऑफ थिकनेस 100 mm, थिकनेस हमें दी हुई है 100 mm। ठीक है, 100 mm, और अगर मीटर की बात करें तो 100 इंटू 10⁻³ ऑफ मीटर्स। अ ब्लॉक ऑफ थिकनेस 100 mm ऑफ दिस मटेरियल इज कंप्रेस्ड 95 mm थिकनेस। ठीक है, T1 इज इनिशियल थिकनेस, T2 इज द फाइनल थिकनेस आफ्टर द कंप्रेशन दैट इज 95 mm। ठीक है, इंटू 10⁻³ मीटर्स हो जाएगा ये। एंड देन द लोड इज रिमूव्ड, और उसके बाद लोड को रिमूव कर दिया गया। द फाइनल डायमेंशन ऑफ द ब्लॉक, देखिए प्रोसेस बोला गया कि भाई एक ब्लॉक है हमारा, उस पर लोड लगाया गया कोई पी लोड। ठीक है, और लोड लगाने के बाद उसमें डिफॉर्मेशन हुआ है, उसकी थिकनेस T1 से T2 हो गई है, और ये लोड है हमारा, ये क्या है, कंप्रेसिव लोड है। ठीक है, कंप्रेशन हुआ है, दैट मीन्स T2 विल बी स्मॉलर देन T1। ठीक है, थिकनेस हमारी कंप्रेस हुई है, और फाइनल डायमेंशन ऑफ द ब्लॉक पूछा जा रहा है। तो देखिए ये हमारा ट्रू स्ट्रेस का केस है, तो हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनल डायमेंशन हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर बात करें डायमेंशन फार्मूला, अगर हम लोड लगाते हैं कोई भी बॉडी पर तो हमारा चेंज इन डायमेंशन होता है, चेंज इन लेंथ होता है PL/AE। ठीक है, हमारे पास वैल्यू किसकी नहीं है, हमारे पास लेंथ प्रॉपर बॉडी का नहीं है, बट हमारे पास लोड की वैल्यू भी नहीं है। तो हमें देखना है कि हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं। ठीक है, बट P/A क्या होता है, हमारा स्ट्रेस होता है, और हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है, वो है हमारी क्या, ट्रू स्ट्रेस की फॉर्म है। ठीक है, तो डेल्टा L इज इक्वल टू सिग्मा इंटू लेंथ डिवाइड बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है सिग्मा, और हमारे ई के लिए बात करते हैं, तो ई के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो होता है ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल थिकनेस अपॉन फाइनल थिकनेस। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा ट्रू स्ट्रेन का फॉर द थिकनेस ऑफ द मटेरियल, और हम नेचुरल लॉग फर्स्ट थिकनेस हमारी क्या थी, 100 mm डिवाइड बाई 95। आफ्टर कैलकुलेशन यू हैव 5129 mm, ये हमारा आ जाएगा ट्रू स्ट्रेन, और mm नहीं होगा, दैट मीन्स क्या है हमारी, ये स्ट्रेन क्या होता है हमारा, ये हमारी जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि हमारे बोथ डायमेंशन mm में है, और हमारी mm कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू आई 0.527, तो हमारी इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा सिग्मा इजीली कैलकुलेट होगा। सिग्मा इज इक्वल टू 500 0.5127 पावर 0.1। ठीक है, आफ्टर द कैलकुलेशन यू विल फाइंड इजीली स्ट्रेस इज 371.51। ठीक है, ये मेगा पास्कल में कैलकुलेट होगा, और इसकी वैल्यू आप सिंपली जब पुट करोगे फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, तो आप जब जैसे ही पुट करोगे तो आपका वैल्यू आपकी कैलकुलेट होगी 371.51 इंटू लेंथ इज 100, इनिशियल थिकनेस विच इज ऑफ द ब्लॉक दैट इज 100 mm डिवाइड बाय हमारी वैल्यू है ई की, दैट इज 200 इंटू 10⁹9। ठीक है, तो आपका इजीली आंसर आएगा 0.1857 mm। ठीक है, तो 0.1857 न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, तो आंसर विल बी 0.1857। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें याद रखने की, आपको एक तो जो ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला है वो आपको इंप्लीमेंट करना है यहाँ पे, और आपको ध्यान में ये चीज़ रखनी है कि भाई स्ट्रेस जो हमारा फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ दैट इज PL/AE। ठीक है, एंड P/A दैट इज आल्सो वी कैन राइट दैट इज स्ट्रेस इनटू लेंथ ऑफ द ब्लॉक डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बेसिकली हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके आपको पहले स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन, और स्ट्रेन यू कैन फाइंड विद द चेंज इन लेंथ, चेंज इन थिकनेस ऑफ द बॉडी initial upon change in thickness of the final thickness of the natural log, or after we can find that the value of change in dimension or with the final dimension of the block after the compression. Next question will be the strain hardening exponent N stainless steel of the SS304 with distinct yield and UTS value undergoing
देखिए जितने भी हमारी क्वेश्चंस हैं, अगर हम बात करें ट्रू स्ट्रेन के लिए, वो थोड़े से एक्सेप्शनल क्वेश्चन हो जाते हैं। वहाँ पे हमें सिग्मा की वैल्यू हमें दी जाती है, फॉर एग्जांपल 500, एप्सिलॉन 0.1 है, या फिर कोई और भी वैल्यू दी जाती है। तो वहाँ पर हम वैल्यू निकालते हैं स्ट्रेन की विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन जो भी हमारे चेंज हो रहे हैं डिफॉर्मेशन के बाद, ठीक है। और उसके लिए जो n की वैल्यू होती है, जो हमारा एक्सपोनेंट होता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर फाइनल वैल्यू रेंज पूछी हुई, तो हमारी वो वैल्यू जाती है 0 टू लेके 1 के बीच में, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट विल बी 0 टू 1, ठीक है। तो हमारे जैसे फॉर एग्जाम्पल सिग्मा ऑफ एक्स एप्सिलॉन n पावर n, तो ये n जो एक्सपोनेंट है इसकी वैल्यू हमारी 0 से 1 लाई करती है, इससे हमारी बीच में ही होगी। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 0.33 या 0.34 दे देते हैं फॉर आपकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोल देते हैं मटेरियल की, या फिर बोल देते हैं यूटीएम के ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं, तो हमारी वैल्यू मेनली 0 टू 1 के बीच में लाई करती है, और अगर नहीं देती है तो 0.33 भी हम काउंट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के अंदर मैक्सिमम टाइम हमें दे दी जाती है वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्री टेंशनिंग ऑफ द बोल्ट इज जॉइंट इज यूज टू। देखिए प्री टेंशनिंग ऑफ द बोल्ट, देखिए जब हमारा बोल्ट होता है कोई भी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का, जब हम बोल्ट बनाते हैं, तो बोल्ट जब हमारा कोई भी चीज़ अगर हम इसको यूज़ करते हैं, हम जहाँ भी हमारा अगर ये फ्लक्चुएटिंग लोड को हम सब्जेक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल जहाँ पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर लोड की वैल्यू क्या है, फ्लक्चुएट कर रही है, या फिर हमारा फैटीग लोडिंग है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करते हैं इसको जो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बोल्ट क्रिएट करते हैं, और कई बार हम इसकी करते हैं प्री टेंशनिंग कराते हैं, ताकि उस प्री टेंशन की वजह से जिसके अंदर जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है, जो क्या करे डिफॉर्मेशन को क्या करे थोड़ी रोक सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके सरफेस क्रैक्स हैं या इंटरनल क्रैक्स हैं, उनके बियर करने के लिए उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको प्री टेंशनिंग करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, स्ट्रेन हार्डन ऑफ द बोल्ट, देखिए नहीं होगा। डिक्रीजिंग द स्टिफनेस, बिल्कुल नहीं होगी। इंक्रीजिंग द स्टिफनेस ऑफ द बोल्ट एंड प्रिवेंटिंग द यील्डिंग ऑफ द थ्रेड रूट, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिकॉज ये स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और स्टिफनेस ऑफ द बोल्ट, और उसको स्टिफनेस बढ़ाता है, बिकॉज जब हम प्री टेंशनिंग करते हैं तो उसके अंदर से एक ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, स्ट्रेस इंड्यूस कर देते हैं अगेंस्ट द जो हम लोडिंग देने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्प्रिंग इंडेक्स ऑफ द हेलिकल स्प्रिंग। देखिए अगर हेलिकल स्प्रिंग की बात करें, वो हम ऐसे कुछ बनाते हैं, ठीक है, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग एंड स्मॉल डी इज द डायमीटर ऑफ वायर, ठीक है। तो इसको हम जो रेशियो होता है उसको डिनोट करते हैं स्प्रिंग इंडेक्स से, विच इज डिनोटेड बाय सी, विच इज द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ कॉइल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ वायर, दैट मीन्स सी इज द रेशियो ऑफ डी बाय स्मॉल डी, विच इज डायमीटर ऑफ कॉइल, एंड स्मॉल डी इज द डायमीटर ऑफ वायर। बेसिकली फंडामेंटल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, a solid metal of diameter d and length is hanging vertically from its upper end, the elongation of the bar due to self weight is। देखिए सेल्फ वेट, फॉर एग्जांपल जब हम बार की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिज्मेटिक बार है हमारे पास, उसके ऊपर कोई W लोड लगा हुआ है या P लोड लगा हुआ है, तो उसका चेंज इन लेंथ हम डिस्कस करते हैं, वो होता है हमारा चेंज इन लेंथ दैट इज इक्वल टू PL/AE, ठीक है। ये हमारा बार है ड्यू टू द लोड P। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल कोई बार है, ठीक है, और उस पर कोई भी लोड नहीं है, बट इसका जो खुद का वेट है, ठीक है, खुद का जो वेट है वो W है, तो इस वेट की वजह से क्या एलोंगेशन होगा, हालांकि बहुत स्लाइटली एलोंगेशन होता है, बट ड्यू टू ग्रेविटी वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और उसको क्या करेगा, हल्का सा पुल करेगा डाउनवर्ड्स इसके सेल्फ वेट की वजह से। तो हमारा जो सेल्फ वेट की वजह से जो हमारा जो एलोंगेशन लेंथ होगा वो होता है हमारा WL/AE इंटू 1/2, दैट मीन्स हाफ ऑफ द एलोंगेशन ऑफ, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा एक तरीके से हाफ ऑफ द एलोंगेशन ऑफ पर्टिकुलर लोड P, ठीक है। अगर बात करें हम इन टर्म्स ऑफ वेट डेंसिटी, ठीक है, तो हम वेट डेंसिटी WL/2AE और मल्टीप्लाई बाय L डिवाइड बाय L, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा WL²/AL इंटू E इंटू 2, ठीक है। तो जो ये वैल्यू है ये हमारी क्या है, वॉल्यूम, तो हम लिख सकते हैं WL²/वॉल्यूम इंटू E इंटू 2, ठीक है। वेट अपॉन वॉल्यूम ये होता है, हम उसको हम डिनोट करते हैं गामा से, कई बार इसको बोल देते हैं वेट डेंसिटी, तो हम करते हैं गामा ऑफ L² डिवाइड बाय E इंटू 2, ठीक है। तो ये होती है हमारी चेंज इन एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। तो हम देख सकते हैं जो हमारा जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा क्या है, जो डायमीटर है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स प्रोपोर्शनल टू द L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द D²। क्या ये ऑप्शन है, ये देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल भी गलत है, ये हमने अभी प्रोपोर्शनल टू द L² इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, ये भी नहीं है। प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बट इंडिपेंडेंट ऑफ D, बट ये भी गलत है। बट ऑप्शन डी हमारा क्या है, प्रोपोर्शनल टू द लेंथ का स्क्वायर एंड इंडिपेंडेंट टू द डायमीटर, बिकॉज हमारा जो चेंज इन एलोंगेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेगा हमारा लेंथ के स्क्वायर के ऑफ द बार, बट डायमीटर पर क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा।
तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इंजीनियरिंग सर्विसेज का, अच्छा फ्रेम को बिल्कुल। बच्चे क्या करेंगे, इसमें डायमीटर भी डाल देंगे बिकॉज उनको लगता है कि भाई PL/AE है और हमारे यहाँ पर एरिया होता है π/4 डायमीटर का स्क्वायर। बट एक्चुअली क्या होता है, जब हम कन्वर्ट करते हैं इसको जो वेट डेंसिटी के अंदर, तो वहाँ पर हमारा जो डेंस चेंज है ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है जो हमारी लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफॉर्मेशन ऑफ द बार अंडर इट्स ओन वेट एज कंपेयर टू दैट when subjected to the direct axial load equal to its own weight will be। ठीक है, फॉर एग्जांपल वही जो मैंने अभी डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल एक बार है, इसके ऊपर कोई W लोड लग रहा है, तो हमारा जो डिफॉर्मेशन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका WL/AE। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा डिफॉर्मेशन। और एक पर्टिकुलर बार है जो हमारी सेल्फ वेट है, इसका वो वेट W है और हमारा इसी अमाउंट का जो यहाँ पर लोड लग रहा था। बट यहाँ पे हमारा क्या है, ये इसका जो सेल्फ वेट है, इसकी वजह से क्या होगा, वेट इंटू लेंथ अपॉन 2AE। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ द सेल्फ वेट, दैट इज हाफ ऑफ द एलोंगेशन ड्यू टू द W वेट अप्लाइड। दैट मीन्स वैल्यू क्या होगी, C हो जाएगा। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। काफी फंडामेंटल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट है। बीम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इफ। देखिए, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ हम बीम को जब बोलते हैं जब उसका जो बेंडिंग स्ट्रेस होगी जो उस पर क्या होगी, यूनिफॉर्मली होगी। ठीक है, और कई बार हम करते हैं जो सेक्शन मॉडुलस होता है हमारा, वो डिफाइन करता है स्ट्रेंथ हमारी बीम का। ठीक है, वो कितना बीम हमारी बेंडिंग मोमेंट को ले पा रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं जो आई सेक्शन बीम होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है जिसकी। ठीक है, जो हमारा ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट कैरी कर पाती है, इसीलिए जो हमारे रेलवे ट्रैक्स हैं उसको क्या बनाते हैं, हम आई सेक्शन में बनाते हैं। ठीक है, काफ़ी मोस्ट स्टेबल और अच्छा इसका जो हमारा सेक्शन मॉडुलस होता है, जो इजीली क्या कर सकता है, अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बेंडिंग मोमेंट ले पाता है। और जो बेंडिंग स्ट्रेस होती है वो क्या होती है, सेक्शन के अलोंग, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के अलोंग क्या होती है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन ए क्या है हमारा, द बेंडिंग मोमेंट इज सेम फॉर थ्रू आउट द बीम। ये भी कैंसिल है, सेम के बारे में बात नहीं, हमारी कॉन्स्टेंट होनी चाहिए बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, जो हमारी बेंडिंग स्ट्रेसेज है, द शियर स्ट्रेस इज द सेम थ्रू आउट द बीम, ये भी हमारा नहीं होगा बिकॉज द स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस की बात कही गई है यहाँ पे। ठीक है, शियर स्ट्रेस हमारी सरफेस पर मैक्सिमम होती है और धीरे धीरे क्या होता है, मिनिमम होती जाती है सेंटर लाइन पे। द डिफ्लेक्शन इज द सेम थ्रू आउट द बीम एंड द ऑप्शन डी इज द बेंडिंग स्ट्रेस इज द सेम एट एवरी सेक्शन अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज क्लियरली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ वेरी इन द सेक्शन सच दैट। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए हमारा, बेंडिंग मूवमेंट रिमेन कांस्टेंट, डिफ्लेक्शन रिमेन कांस्टेंट, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस रिमेन कांस्टेंट एंड शियर फोर्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो वही फंडामेंटल क्वेश्चन है कि भाई अगर हमारा कोई यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम कब बोलेंगे, जब उसकी जो बेंडिंग स्ट्रेसेस होंगी हमारी वो क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी थ्रू आउट द सेक्शन। ठीक है, और बेंडिंग अगर इक्वेशन की बात करें तो जो हमारी टॉर्सन इक्वेशन होती है वो हमारी T/J इज इक्वल टू τ/R इज G∠θ/L, ये हम टॉर्सन इक्वेशन बोलते हैं। और बेंडिंग इक्वेशन हो जाती है हमारी M/I इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस डिवाइड बाय कैपिटल Y स्मॉल y इज इक्वल टू G, ये यहाँ पर हो जाता है E/R, वेयर E इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बीम। ठीक है, वेयर सिग्मा बी इज द बेंडिंग स्ट्रेस और I/Y को हम बोल देते हैं सिग्मा बी इंटू I/Y विच इज आल्सो नोन एज सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, तो ये सेक्शन मॉडुलस हमारा बताता है कि भाई कितना बीम स्ट्रेंथ है। ठीक है, और हमारा जैसे डिस्कस किया तो आई सेक्शन बीम को मोस्ट स्टेबल और मोस्ट बेनिफिशियल मानते हैं, इसीलिए हम रेलवे ट्रैक्स को भी हम क्या है, आई शेप का यूज़ करते हैं। और इसके बाद हम कई बार कंपेयर करते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर बीम है, देन स्क्वायर बीम है, देन सर्कुलर बीम है, जो हमारा ऑर्डर ऑफ टेकिंग द बेंडिंग मूवमेंट है और जिनकी स्ट्रेंथ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे थ्योरी लेक्चर में, जब हम बेंडिंग ऑफ बीम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका इजीली हम देख सकते हैं 14th का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ द शैंक डायमीटर इज मेड अप टू। देखिए, अगर हम बोल्ट की बात करें, जब हम बोल्ट बनाते हैं तो आपने कुछ इस तरीके का बोल्ट को देखा होगा। ठीक है, तो बोल्ट के ऊपर क्या होते हैं, ये थ्रेड्स कटे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं शैंक। ठीक है, इस पोर्शन को बोलते हैं थ्रेडेड पोर्शन, ये हमारा होता है हेड। ठीक है, तो जो हमारा थ्रेडेड पोर्शन को जो माइनर डाया होता है, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, मेजर डाया। हम जो कोर डाया रखते हैं अपने जो बोल्ट का, उस कोर डाया को डिनोट करते हैं DC से, और ये हमारा जो माइनर डाया होता है ये DMM मान लो,
तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बनाना चाहते हैं हम बोल्ट, बिकॉज जब भी हमारा बोल्ट कहीं लगता है तो अगर हम वहाँ पे फ्लक्चुएटिंग लोडिंग हो रही है तो जो थ्रेडेड पोर्शन है वो वीक हो जाता है, ठीक है, और ये जो शैंक है वो हमारा थोड़ा सा स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है, तो जब अगर जैसे ही लोडिंग होगी तो हमारा बोल्ट क्या होगा, टूट जाएगा। तो हम हमारी जो एम होता है, हमारा एम होता है कि बोल्ट को यूनिफॉर्मली स्ट्रेंथ का रखना है। तो हम क्या करते हैं, जो कोर का जो डायामीटर है, वो जो कोर डायामीटर है वो हम उसको एक्चुअली क्या करते हैं, उसको हम इक्वल रखते हैं माइनर डायामीटर ऑफ द थ्रेडेड पोर्शन, ताकि हमारा क्या रहे, जो इसका जो डायमीटर है वो माइनर डायमीटर के अगेंस्ट इक्वल रहे, और ताकि क्या रहे, जो हमारी जो बोल्ट है वो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बने। पहला मेथड तो ये यूज़ करते हैं। कई बार क्या करते हैं, हम बोल्ट को हॉलो कर देते हैं, ठीक है, जाके हम बोल्ट को हॉलो कर देते हैं जो हमारे शैंक पोर्शन है, ताकि उससे क्या रहे, स्ट्रेंथ दोनों की बराबर रहे। दैट मीन्स हमारा जो थ्रेडेड पोर्शन है उसकी स्ट्रेंथ अनथ्रेडेड पोर्शन जो शैंक है उससे बराबर रहे, ताकि जब लोड हो तो हम क्या करें, बोल्ट एक यूनिफॉर्म जो थ्रेडेड पोर्शन है और जो अनथ्रेडेड पोर्शन है यूनिफॉर्म मेंबर की तरह बिहेव करे, ना कि ऐसा नहीं है कि जो हमारा थ्रेडेड पोर्शन है कटिंग की वजह से वहाँ से ही ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा एम रहता है। तो हमें पूछा गया है द शैंक डायमीटर इज मेड इक्वल टू, तो मेजर डायमीटर नहीं है, पिच डायमीटर ये भी नहीं है, तो माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर एंड डी विल बी रॉन्ग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कैन डेवलप बाय कीपिंग द कोर डायमीटर ऑफ द थ्रेड इक्वल टू द डायमीटर ऑफ, देखिए मैंने अभी बताया था जो कोर का डायमीटर होता है वो माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड के बराबर होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, कीपिंग द कोर डायमीटर इज स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ अनथ्रेडेड पोर्शन, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, सी हमारा क्या है, कीपिंग द नॉमिनल डायमीटर ऑफ थ्रेड इक्वल टू द डायमीटर, तो ये तो इक्वल तो रख नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे हमारे थ्रेडेड पोर्शन हमारा है वो कम होता है, वन एंड ऑफ द फिक्स्ड एंड अनदर एंड ऑफ फ्री, ठीक है। तो हम देखते हैं कहीं मिस्टेक की हमने ऑप्शन को पढ़ने में। फर्स्ट देखते हैं, कीपिंग द कोर डायमीटर ऑफ थ्रेड इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ अनथ्रेडेड पोर्शन ऑफ द बोल्ट, ठीक है। दैट मीन्स ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिकॉज ये कह रहा है हमारा जो कोर डायमीटर ऑफ द थ्रेड है वो हमारा जो अनथ्रेडेड पोर्शन के हमारे जो माइनर डाया के बराबर है। फॉर एग्जांपल जो हमारा, अगर हम फिगर की बात करें तो ये अगर आपका हमारा जो बोल्ट है, ठीक है, तो ये कोर का जो डायमीटर है ये हमारा ये होता है जो माइनर डायमीटर ऑफ जो हमारा थ्रेडेड पोर्शन का होता है, ठीक है, ताकि हमारा जो बोल्ट है वो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का निकल के आए, ठीक है। That means A is the right answer. Next question देखते हैं, in a bolt of uniform strength, nominal diameter of the thread is equal to the diameter of shank. Nominal diameter of the thread is larger than the diameter of shank. Option C, nominal diameter of thread is less than the diameter of shank. And option D is core diameter of thread is equal to the diameter of shank. देखिए सेम क्वेश्चन है, दैट मीन्स ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। जो कोर डायमीटर होगा जो आपका थ्रेड का वो इक्वल टू रहेगा हमारा डायमीटर ऑफ शैंक के, वही वो हमारा फिगर है। दैट मीन्स ये अगर हमारा शैंक हो जाता है, दैट इज शैंक डायमीटर, ये हमारा हो जाएगा कितना, कोर डायमीटर के बराबर, या फिर बोल सकते हैं थ्रेडेड पोर्शन के माइनर डायमीटर के बराबर, और ये हमारा हो जाएगा डी मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेडेड पोर्शन, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ शैंक इज इक्वल टू कोर डायमीटर ऑफ थ्रेडेड पोर्शन, और वी कैन से माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेडेड पोर्शन, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, अब देखिए या तो हम इंक्रीज कर सकते हैं, या तो कोर डाया को हम क्या करें, कोर डाया को हम करें माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेडेड पोर्शन के बराबर कर दें, या फिर क्या करें, हम बोल्ट को हम होलो कर दें, ठीक है। होलो कर देते हैं, जिससे क्या हो जाती है हमारी कोर पोर्शन को हमारी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बोल्ट निकल के आएगा। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीजिंग द शैंक डायमीटर अबव द कोर डायमीटर, ठीक है। फर्स्ट ये है रिड्यूसिंग द शैंक डायमीटर टू द कोर डायमीटर ऑफ द थ्रेड, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। या तो हमारा बाकी हमारे इजीली क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, क्योंकि फंडामेंटल क्वेश्चन है जैसा कि मैंने डिस्कस किया अभी बाकी क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं द टू टेपरिंग शाफ्ट ऑफ द सेम मटेरियल, ठीक है, मटेरियल सेम है हमारी, फॉर एग्जांपल शाफ्ट ए है, शाफ्ट बी है, मटेरियल दोनों का सेम है, सब्जेक्टेड टू द टेंसाइल लोड पी, दोनों के लिए जो लोड है उसकी वैल्यू पी है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द बोथ बार आर सेम, लेंथ भी हमारी लेंथ ऑफ ए इक्वल टू लेंथ ऑफ बी बार, ठीक है। The larger diameter of the each bar is D. The larger diameter of each of the bar is D. Larger diameter हमारी फॉर एग्जांपल हम टेपर की बात कर रहे हैं, अगर बार हमारा ये है, ठीक है, A बार है, ये हमारी B बार है, ठीक है, और जो डायमीटर है वो लार्जर डायमीटर दोनों का क्या है हमारे पास D है, ठीक है। एंड द डायमीटर ऑफ द बार A इज द स्मॉलर एंड इज D/2, स्मॉलर एंड का डायमीटर हो जाएगा फॉर द बार A दैट इज D/2 एंड अनदर बार इज D/3, ठीक है।
व्हाट इज द रेशियो ऑफ एलोंगेशन ऑफ द बार ए टू द बार बी, ठीक है, रेशियो ऑफ एलोंगेशन ऑफ द बार ए अपॉन रेशियो ऑफ एलोंगेशन ऑफ बार बी, डेल्टा एल अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल बाई बी पूछा गया है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बस क्या है, आपका चेंज इन एलोंगेशन का फॉर्मूला लगाना है बस बेसिकली। अगर हम बात करें डेल्टा एल के फॉर टेपर्ड बार दैट इज इक्वल टू 4 PL अपॉन पाई D1 D2 इंटू ई, ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है फॉर टेपर्ड बार के लिए, वेयर D1 इज द माइनर डाया एंड D2 इज द मेजर डाया। फॉर एग्जांपल वी कैन से जो इन जो स्लोअर एंड है, जो आपका जो स्मॉलर एंड है, और जो हमारा लार्जर एंड है, ठीक है, E इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड P इज द लोड अप्लाइड एंड L इज द लेंथ विच इज L इज द लेंथ ऑफ द टेपर्ड बार, ठीक है, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। बट अगर हम बात करें सारी चीज़ों को कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल डेल्टा एल फॉर बार ए एंड डेल्टा एल फॉर बार बी, ठीक है, तो हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे देखिए सारी वैल्यू हमारी क्या होगी, P दोनों के लिए सेम है, लेंथ दोनों के लिए सेम है, पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कैंसिल हो जाएगी बिकॉज मटेरियल सेम है। तो इजीली हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कैलकुलेट आएगा दैट इज इक्वल टू D2 अपॉन, और D भी हमारा सेम है बिकॉज हमारा D2 की वैल्यू हमारी दोनों के लिए क्या है, D2 इज इक्वल टू कैपिटल D फॉर बार A एंड फॉर बार B, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी D2 ऑफ B डिवाइड बाई D2 ऑफ A, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा D1 है और जिसकी वैल्यू हमारी D1 की वैल्यू D है और D2 की वैल्यू क्या है, D/2, और यहाँ पे D2 की वैल्यू हो जाएगी D/3 एंड D1 की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल D, ठीक है। तो D2/B दैट इज इक्वल टू D/3 एंड दैट इज इक्वल टू D/2, तो D से D कैंसिल हो जाएगा, लेंथ ऑफ A अपॉन लेंथ ऑफ B दैट इज इक्वल टू 2:3, ठीक है। ऑप्शन बेसिकली क्या है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला पुट करना है और जो चीज़ें वैल्यू दी गई हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। जब मटेरियल सेम हो तो हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम हो जाएगा बिकॉज सेम मटेरियल है, तो हमारी जो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, और जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों के लिए सेम हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बेसिकली इंजीनियरिंग सर्विसेज का बहुत अच्छा फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, a bar of uniform length taper uniformly from the diameter 1.1 D to another diameter 0.9 D, ठीक है, एक टेपर्ड बार है। देखिए टेपर्ड बार के क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। ये हमारा माइनर डाया है, ये हमारा लार्जर डाया है, ठीक है। D1 इज द डायमीटर दैट इज 0.9 टाइम ऑफ D एंड D2 इज द मेजर डाया दैट इज 1.1 D एंड द एलोंगेशन ड्यू टू एक्सियल पुल, ठीक है, पुल हमारा क्या है, वो हमारा एक्सियल है, ठीक है, एक्सिस के अलोंग लग रहा है मान लो हमारे, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा नहीं हो जाएगा बिकॉज ये एसेंट्रिक हो जाएगा, एक्सियल पुल है, ठीक है, P, और हमारे पास क्या है, कंप्यूटिंग द मीन डायमीटर D, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरर इन द कंप्यूटिंग द एलोंगेशन। मीन डायमीटर D है मान लो, और उसके एरर क्या आ रहा है हमारा कंप्यूटेशन में, तो हमको एलोंगेशन के लिए वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारी जो एरर क्या होती है, हमारी एरर इन एलोंगेशन इन परसेंटेज दैट इज इक्वल टू द चेंज इन लेंथ एक्चुअल अपॉन चेंज इन लेंथ कैलकुलेटेड डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ कैलकुलेटेड इनटू 100, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एरर इन एक्चुअल वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। तो हम देख सकते हैं डेल्टा एल फॉर टेपर्ड बार वी कैन से कैलकुलेटेड अगर वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे 4PL अपॉन पाई D1 D2 इंटू ई, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू। बट अगर हम बात करें D1 D2 की वैल्यू हम दोनों की क्या है, हमारी मीन डायमीटर D के लिए दैट मीन्स 4PL डिवाइड बाई पाई D स्क्वायर ई, ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं दैट इज इक्वल टू D स्क्वायर, बिकॉज बाकी चीज़ें हमारी कॉमन आ जाएंगी दोनों के लिए, तो D स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.1 टाइम ऑफ डायमीटर इंटू 0.9 टाइम ऑफ डायमीटर माइनस 1, बिकॉज ये वैल्यू हम कैलकुलेट करके माइनस कर देते हैं और ये हमारा फॉर्मूला हम रिजॉल्व करके लिख देते हैं डेल्टा एल एक्चुअल डिवाइड बाय डेल्टा एल कैलकुलेटेड माइनस ऑफ 1, और वैल्यू को सीधे पुट कर देते हैं तो हमारी नीचे डायमीटर आ जाएगा 1.1 इंटू 0.920, D से D हमारा D स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपका इजीली कैलकुलेट करके आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल टू 0.9997 दैट मीन्स इक्वल टू 1%, ठीक है। तो आपका 1.00 इसको राउंड ऑफ कर सकते हो और आंसर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हैं, कुछ हम बात करते हैं क्रीप और आपके जितने भी टेपर्ड बार का फॉर्मूले थे, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके स्ट्रेस टेंसर के ऊपर जो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, मोर सर्कल के ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, वो सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और जो हमारी जो करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, जो मंथली करंट अफेयर है लाइक अप्रैल मई जून जुलाई जितने भी आपके आने वाले मंथ हैं, इनके करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, प्लस वन लाइनर जो हमारे जो क्वेश्चन होंगे उनके बेस्ड हम क्विज भी करेंगे डिस्कस, जो भी हमारे फेसबुक के जो हमारे पेज है उस पर हम डिस्कस करते हैं ऑलरेडी, ठीक है। और टेक्निकल क्विज ऑलरेडी चल रही है, और जो करंट अफेयर क्विज होगी जो हमारी आफ्टर द
अपलोडिंग द वीडियो, उसके बाद हमें स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो जितने भी क्विज हैं उनको लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर के साथ साथ आप इंस्टाग्राम को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर जाइए और हमारी क्विज को एंजॉय कीजिए। ठीक है, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए डिफरेंशियल अकेडमी को। थैंक यू वेरी मच।